बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग ने कल पढ़ा था, यानी व्हाई एनी सेल विल डिवाइड। तो मैंने रेटिनोब्लास्टोमा का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा का कॉन्सेप्ट में हमने ये जाना कि सीडीके और साइक्लिन बना, और सीडीके और साइक्लिन जो बना वही क्या किया, फॉस्फोराइलेट किया था E2F प्रोटीन को, एंड वी नो दैट E2F इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, राइट। सो अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लो सेल साइकिल, राइट। तो सेल साइकिल को देखो, सेल साइकिल डिवाइडिंग फेज में होगा, राइट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे हमारे पास जो सेल्स है वो कौन कौन सा सेल्स है। एक सेल है हमारा डिवाइडिंग सेल, दिस इज कॉल्ड डिवाइडिंग सेल, और फिर एक है नॉन डिवाइडिंग सेल, ठीक है। एक है डिवाइडिंग सेल और दूसरा है नॉन डिवाइडिंग सेल, है ना। डिवाइडिंग सेल बच्चा वो होता है जो हमेशा डिवाइड करता रहे, लेकिन रेगुलेटेड मैनर में। ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल हो जाएगा, डिवीजन का मतलब हो गया कि कैंसर हो जाएगा उस सेल में, ऐसा नहीं है ना। तो डिवाइडिंग सेल वो सेल्स होता है जो डिवाइड करे। जैसे आज फॉर एग्जांपल सपोज मान लो एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल डिवाइड करता है, WBC डिवाइड करता है, प्लेटलेट्स डिवाइड करता है, यानी ETC, है ना। ये सब सेल डिवाइडिंग सेल में हो गया। तुमको नीट में क्वेश्चन क्या करेगा, नीट में कहेगा कि मान लीजिए आपके पास नॉन डिवाइडिंग सेल है। नॉन डिवाइडिंग सेल में कैसे याद रखेंगे इसको, देखो NMR, ये सब सेल ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं करता। इसको बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड नर्व सेल, यानी न्यूरॉन, मसल और RBC। और यही अगर बात थोड़ा सा प्लांट में ले जाए तो प्लांट में मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं सीव ट्यूब का। सीव ट्यूब होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और वो किसी अदर सेल पे यानी कंपेनियन सेल पे डिपेंड रहता है। तो ये सब सेल अपने आप से डिवीजन नहीं करता है। इसको कितना भी ग्रोथ फैक्टर दे दो, कितना भी ग्रोथ फैक्टर दे दो, कभी भी डिवीजन नहीं करेगा ये लोग। हाँ, एम्ब्रायो के समय में किया था, जब जाइगोट बना था उस समय किया था, राइट, उस समय किया था। तो ये सब सेल क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल है, यानी इसको कितना भी ग्रोथ फैक्टर दे दो, कितना भी ग्रोथ फैक्टर दे दो, डिवीजन नहीं करने वाला, ठीक है। बट इस सेल को ग्रोथ फैक्टर देंगे तो जरूरत के हिसाब से डिवीजन वो करेगा, है ना। तो इस तरह से हमने दो तरह के सेल्स को बांटा। अब देखो, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में, ज्यादातर सेल 90%, मोर देन 90% सेल हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल है, ठीक है, और कुछ ही सेल सेक्स सेल होता है। तो मोर देन 90% सेल सोमैटिक सेल है। इसका मतलब जो सोमैटिक सेल्स होता है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, और जो सेक्स सेल होता है, जर्म सेल होता है, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको 12th क्लास का लेक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें मैं बताऊंगा कि स्पर्म बनाने के लिए माइटोसिस भी करवाना पड़ता है और मियोसिस भी करवाना पड़ता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग बांटते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब हम आते हैं सेल साइकिल पे, राइट। और आज हम लोग पढ़ेंगे G1 फेज, है ना। तो सेल साइकिल मान लो कि क्यों जरूरी है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इतना समझ में आया। डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल को ग्रोथ फैक्टर देंगे तब डिवीजन करेगा, और इसको अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं दें तो डिवीजन नहीं करेगा। लेकिन नॉन डिवाइडिंग सेल को कितना भी ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड कर दो, वो डिवीजन नहीं करेगा, क्योंकि वो कसम खा लिया है कि डिवीजन करना ही नहीं, राइट। चलो, ओके। अब हम लोग आते हैं, अब देखो कोई भी सेल डिवाइड जो करता है, ठीक है, कोई भी सेल जो डिवाइड करता है, मान लो सपोज मैं एक सेल बना रहा हूं, देखो इधर एक सेल बना रहा हूं, ठीक है। अब ये सेल पहले जब रेस्ट कर रहा था G0 में था, मैंने आपको बता दिया था लेक्चर में G0 से सेल G1 में कैसे आया, और G1 के बाद आएगा आपको S फेज में, और S के बाद आएगा G2 फेज में, और G2 के बाद आएगा M फेज में, राइट।
और हम ये भी जानते हैं कि G1 फेज में हर वो प्रोटीन बनेगा, यानी प्रोटीन बनाने के लिए देखो, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए से आरएनए बनाना पड़ेगा। बाय द प्रोसेस इसको ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आपको डीएनए से आरएनए बनाना पड़ेगा, और इसी आरएनए से क्या बनाना पड़ेगा? प्रोटीन, राइट। इसी आरएनए से क्या बनाना पड़ेगा? प्रोटीन, है ना। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो आपको ट्रांसक्रिप्शन भी करना पड़ेगा, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का बनने का प्रोसेस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या किया? ट्रांसलेशन किया। इसका मतलब अगर एस फेज को जितना भी प्रोटीन या एंजाइम चाहिए, एस फेज को जितना भी प्रोटीन या एंजाइम चाहिए, कौन देगा? G1 फेज देगा। तो G1 फेज किसके लिए सारा मटेरियल प्रिपेयर करता है? एस फेज के लिए। गॉट इट? G1 फेज जितना भी मटेरियल इसमें बनेगा किसके लिए बनेगा? एस फेज के लिए बनेगा। और G2 फेज में जितना भी मटेरियल बनेगा किसके लिए बनेगा? एम फेज के लिए बनेगा। तो इसका मतलब है G1 S G2 हमारा इंटरफेज है, और एम फेज को डिवाइडिंग फेज में रखा गया है। तो इसको हम अगर सेपरेटली डिवाइड करके देखें कि कितना तरह से हम लोग इसको बांट सकते हैं, तो हम आपको एक चार्ट बना देते हैं कि इंटरफेज और डिवाइडिंग फेज जो है दोनों में क्या क्या आएगा और कौन कौन सा फेज आएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। तो हम ये तो समझ गए कि G1 फेज में जितना भी एंजाइम बनेगा किसके लिए बनेगा? एस फेज के लिए। और G2 फेज में जितना भी एंजाइम बनेगा किसके लिए? एम फेज के लिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखेगा, आप पूछेगा डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस। देखो बच्चा हमेशा गलती करता है, वो समझ लेता है डीएनए सिंथेसिस के बारे में बोल रहा है। मैं जानता हूं एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन उसने पूछा क्वेश्चन कि डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस, यानी डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन करता है, और जो डीएनए रेप्लिकेशन करता है उस सब एंजाइम कहां बनेगा? G1 फेज में। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा G1 फेज में क्या क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ठीक है, पहले मैं एक चार्ट, एक टेबल बनाना चाहता हूं, उस टेबल को आप लोग देखो, राइट। इसको इरेज करता हूं। ठीक है, अब देखो, इसको मैंने सेल साइकिल ऑफ सेल डिवीजन को दो फेज में बांट दिया, राइट। दो फेज में बांट दिया, इसको बांट दिया इंटरफेज, इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, और इसको बांट दिया एम फेज, यानी एम फेज को हम डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं, राइट। डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं, और ये इंटरफेज को आई फेज भी बोलते हैं। ठीक है, आई फेज भी बोलते हैं, इंटरफेज को आई फेज भी बोलते हैं। अब इंटरफेज रेस्टिंग फेज है, क्या है? इसको रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। एक्चुअली इसको रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, राइट। और पहला बात, कोई भी सेल में चिपका हुआ नहीं रहेगा कि G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। ये G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ये एम फेज, ये फेजेस जो है वो हम लोग इसको स्टडी करने के लिए दिया गया है, नाम दिया गया है, राइट। G1 फेज में ये होगा, G1 को गैप 1 फेज बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से अब इंटरफेज में आ जाता है आपको 3 फेज, है ना। इंटरफेज में आ जाता है G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। देखो इंटरफेज किसको बोलेंगे? यानी इंटरफेज को आपको कहेगा डिफाइन करने के लिए, तो क्या लिखोगे? टू सक्सेसिव एम फेज, यानी दो एम फेज के बीच में आएगा, बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरफेज आएगा। इसका मतलब देखो क्या, देखो अगर मान लो आपने एक सेल को लाया, डिवीजन करवाना है इसको, राइट। इस सेल को हमको डिवीजन करवाना है, और डिवीजन करवाना है तो ये सेल क्या होगा? ये सेल एम फेज माइटोसिस करने के बाद आया होगा या मियोसिस करने के बाद आया होगा। अब ये सेल जो आएगा तब G1 फेज में जाएगा, अगर नहीं डिवीजन करना है तो G0 फेज में रहना पसंद करेगा। तो ये जो सेल G1 फेज में आया तो यहां से स्टार्ट हो, यानी M हुआ तब ना G1 हुआ, यानी M फिर क्या होगा? G1, फिर क्या होगा? S, फिर क्या होगा? G2, फिर होगा M, यानी दो M फेज के बीच में एक क्या आता है? इंटरफेज। जरूर ध्यान देना, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है ये, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि दो एम फेज के बीच में एक ही एम हम लोग को पढ़ाया गया, एक ही एम दिया जाता है सेल साइकिल में। तो यहाँ पे इंटरफेज क्या है? एम फेज हो चुका
तब ना G1 फेज स्टार्ट हुआ, यानी दो M फेज के बीच में इंटरफेज प्रेजेंट होगा, राइट। और इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट होता है और सबसे लॉन्गेस्ट में G1 फेज आता है जिसमें अप्रोक्स 11 आवर्स लगता है। और S फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है, इसमें 8 आवर्स लगता है। और G2 फेज में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, यानी प्रोटीन बनेगा, किसके लिए बनेगा, M के लिए बनेगा, इसमें 4 घंटे लगता है। और M फेज में आपको 1 घंटे लगता है। तो हम बोलेंगे ह्यूमन सेल, एक सेल से 2 सेल कितने देर में बन जाता है, 24 आवर्स में, राइट। और यही अगर मान लो, यही अगर हम एक बैक्टीरियल सेल लेते हैं, अगर एक बैक्टीरियल सेल लेते हैं तो बैक्टीरियल सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अब बैक्टीरियल सेल 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाएगा, बैक्टीरियल सेल 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाएगा, राइट। अगर हम बात करते हैं एक ईस्ट सेल का, और ईस्ट सेल क्या है बाबू, ईस्ट सेल है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है, और इसमें 90 मिनट्स लगता है डिवीजन करने में। ये सब क्वेश्चन हमेशा आता है, राइट, ये सब क्वेश्चन हमेशा आएगा। और ये सब बहुत मेमोरी बेस्ड है। इसको बैक्टीरिया में 20 मिनट्स लगता है, ईस्ट में आपको 90 मिनट्स लगता है, और ह्यूमन सेल में 24 आवर्स लगता है। अब जो ये G1 फेज है, G1 फेज में हर वो मटेरियल बनता है, किसके लिए बनता है, S फेज के लिए बनता है। और G2 फेज में हर वो मटेरियल बनता है, किसके लिए बनता है, M के लिए बनता है। तो S फेज में यहाँ पे क्या होगा, देखो एक DNA है मान लो, तो DNA का रेप्लिकेशन होगा, इस तरह से DNA जुड़ा रहेगा। मैं एक एक स्पेसिफिक प्रोटीन का नाम बताऊंगा। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं G1 फेज, राइट। देखो अब G1 फेज में क्या होगा, इसको इरेज करो, ओके। अब देखो G1 फेज में क्या होगा, ठीक है ना। तो ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवीजन करता है कि नहीं। अब देखो G1 फेज, देखो G1 फेज, ठीक है। G1 फेज को हम दूसरा नाम देते हैं गैप 1 फेज। इसका तीसरा नाम है, देखो माइटोसिस के बाद होता है, तो M फेज के बाद ही ना G1 फेज स्टार्ट हुआ, तो इसको क्या बोलोगे, देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। दिस इज कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, यानी M फेज के बाद ही स्टार्ट होता है। क्योंकि आप देख लो यहाँ पे जो नया सेल है वो M फेज करके ही आया होगा, तो M फेज करके आया होगा, तो G1 फेज कब हुआ, M फेज के बाद ही हुआ ना। तो इसीलिए G1 फेज को कभी भी ये मत मानना प्री माइटोटिक, क्या मानेंगे, पोस्ट माइटोटिक फेज, राइट। और G1 फेज में हर वो मटेरियल बनेगा जो क्या किसके लिए होगा, S फेज के लिए। अच्छा बताओ, ये DNA सिंथेसिस फेज होता है, तो G1 फेज को क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री DNA सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज बोल सकते हैं। ये प्री DNA सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्री DNA सिंथेसिस फेज बोल सकते हैं, है कि नहीं। अब नेक्स्ट है कि G1 फेज में क्या होता है, तो G1 फेज किसके लिए है, S फेज के लिए। यानी ऑल मटेरियल जितने भी मटेरियल है, ऑल मटेरियल प्रिपेयर फॉर किसके लिए, S फेज के लिए। और S फेज क्या है, सिंथेसिस फेज है, दैट इज कॉल्ड DNA सिंथेसिस फेज, DNA सिंथेसिस फेज है, S फेज, समझ में आ रहा है। तो DNA सिंथेसिस फेज, यानी जितना भी मटेरियल S फेज में चाहिए सब कहां बनेगा, G1 फेज में। जैसे आज फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैंने बोला एक एंजाइम DNA पॉलीमेरेज, आपको बोल देगा DNA पॉलीमेरेज एक एंजाइम है जो DNA रेप्लिकेशन करता है S फेज में, राइट। तो DNA पॉलीमेरेज सिंथेसिस कहां होगा, तो बोलेंगे S फेज में, क्योंकि ये ऐसा, सॉरी G1 फेज में बोलेंगे, कहां बोलेंगे, G1 फेज में, क्योंकि ये ऐसा एंजाइम है जो S फेज में हेल्प करता है, यानी DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि DNA पॉलीमेरेज को समझ जाता है DNA सिंथेसिस, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्या DNA पॉलीमेरेज हेल्प करता है S फेज में, और S फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है कि नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए, हर वो एंजाइम बनेगा, हेलिकेज रेप्लिकेशन में काम करता है, कहां बनेगा, G1 फेज में बनेगा। फिर DNA A बॉक्स, DNA A प्रोटीन कहां बनेगा, G1 फेज में बनेगा। यानी जितने भी प्रोटीन चाहिए रेप्लिकेशन के लिए सब कहां बनेगा, G1 फेज में बनेगा। और आपको पता होना चाहिए कि एक ही प्रोटीन ऐसा है
एक ही प्रोटीन ऐसा है जो क्या है, एक ही प्रोटीन ऐसा है जो एस फेज में बनता है, वो है हिस्टोन प्रोटीन। नीट में कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 साल क्वेश्चन तो डेफिनेटली ये पूछ चुका है कि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस किस फेज में होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस एस फेज में होता है, जरूर याद रखिएगा इसको, राइट। अब देखिए, अब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, सेल के अंदर गोल्गी बॉडी भी होगा, यानी जितने भी है ऑल सेल ऑर्गेनेली, ऑल सेल ऑर्गेनेली, देखो ऑल सेल ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन यानी का डबल होना, डुप्लीकेशन, क्योंकि सेल डिवाइड करेगा तो हर चीज का डबल होगा तभी डिवीजन करेगा। तो ऑल सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन होता है किस फेज में, इन G1 फेज, एक्सेप्ट 3 चीज याद रखेंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट और एक है सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे लिख देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल जो है ये तीनों बनता है आपको, ये दोनों बनेगा G2 फेज में। कहां बनेगा, G2 फेज में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहां बनेगा, G2 फेज में। बाकी सब कहां बनेगा, G1 फेज में। सेंट्रियोल बनेगा S फेज में, जरूर याद रखेगा। यानी सेल के अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनेली होगा, सेल के अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनेली होगा कहां बनेगा, G1 फेज में। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आपको बनता है कहां पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का जो डुप्लीकेशन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, वो आपको होता है G2 फेज में। और सेंट्रियोल का जो रेप्लिकेशन होता है, यानी सेंट्रियोल एक से जो 2 बनेगा वो S फेज में बनेगा। बस इतना आपको याद रखना है, ये G1 फेज के लिए। राइट, अब G1 फेज को हम बोलते हैं इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। लॉन्गेस्ट फेज है, मोस्ट वेरिएबल फेज है, मोस्ट वेरिएबल फेज है, राइट, मोस्ट वेरिएबल है। और दूसरा बात है कि मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिव भी है, मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिव फेज भी है। तो इतना चीज हम G1 के बारे में जानते हैं। G1 फेज में कितने घंटा लगता है, तो 11 आवर्स अप्रॉक्स लगता है, और 11 आवर्स लगता है, यानी ये सबसे ज्यादा लंबा फेज हो गया, मोस्ट वेरिएबल फेज हो गया, मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिव फेज हो गया, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो G1 फेज किसके लिए मटेरियल प्रिपेयर करता है, S फेज के लिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, G1 फेज S फेज के लिए होता है, और G1 फेज को गैप 1 फेज भी बोलते हैं। यह एक तरह का गैप है, किसके बीच का गैप है, तो बताओ, अगर ये सेल है तो यहाँ पे M फेज है, यहाँ पे G1 फेज है, यहाँ पे S फेज है और यहाँ पे G2 फेज है। तो पूछेगा G1 फेज किसके बीच में प्रेजेंट है, तो बोलेंगे M एंड S। तो G1 फेज प्रेजेंट बिटवीन, कहां पे प्रेजेंट है, M एंड S के बीच में। और पूछेगा G2 फेज किसके बीच में प्रेजेंट है, तो लिखेंगे S और M, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो G1 फेज के बारे में आपको पता चला, G1 फेज में हर वो मटेरियल बनेगा जो S फेज को चाहिए, है कि नहीं। तो G1 फेज में हर वो मटेरियल बनेगा जो S फेज को चाहिए। जितना भी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम है, सब एंजाइम आपको कहां मिलेगा, सब एंजाइम आपको G1 फेज में बनता है, ठीक है। हर एंजाइम G1 फेज में बनता है। ओके, थैंक यू।